अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि हमारे माशरे के ज़वाल, गलत फ़ैसलों, हराम रिश्तों और अंती मोहब्बत के अंजाम की एक दिल दहला देने वाली मिसाल है। कराची की एक गटर से मिलने वाली 4 लाशों ने ऐसा हौलनाक राज खोला जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। एक माँ, एक बेटी और 2 मासूम बच्चे। आखिर वो कौन था जिसने इंसानियत को इस हद तक रोंद दिया? क्यों एक औरत को उसके बच्चों समेत बेदर्दी से कत्ल किया गया? और वो कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने 4 जिंदगियां निकल लीं? आज के इस केस में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा सच जो सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम किस समत जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, कराची के इलाके माई कुलाची रोड के करीब एक गटर के करीब से एक राहगीर गुजरा। गुजरते गुजरते उसकी नज़र पड़ी कि गटर के अंदर से एक इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ है। तो वो फौरन से करीब जाता है और पास जाकर जब देखता है तो नज़र आता है कि ये तो एक पूरी इंसानी डेड बॉडी है और ये डेड बॉडी किसी औरत की डेड बॉडी है। शोर मचाता है, लोगों को आवाज़ें देता है, लोगों को बताता है कि यहाँ पर एक इंसानी हाथ नज़र आ रहा है। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाता है और फिर 15 पर कॉल की जाती है, ईदी वालों को कॉल की जाती है और जगह बताई जाती है। 15 वाले और ईदी वाले आ जाते हैं और सबसे पहले हजूम हटाकर उस गटर में से लाश को बाहर निकाला जाता है। अब जब लाश को बाहर निकाला जा रहा था तो उस वक्त एक और हैरान कुन बात सामने आई। नीचे कुछ पत्थर और मजीद कुछ लाशें नजर आ रही थी, यानी लाश के नीचे भी कुछ लाशें नजर आ रही थी और फिर एक एक करके उस खातून की लाश के नीचे से लाशें निकाली गईं और कुल मिलाकर ये 4 लाशें थीं। तमाम लोग हैरान परेशान। जाहिर है कि बहुत बड़ा वाकया है। 4 लाशों को अस्पताल भिजवा दिया गया ताकि उनका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। डॉक्टरों का ये कहना है कि इन 4 को तेजधार आले की मदद से कत्ल किया गया है। एक लाश खातून की है, दूसरी लाश एक लड़की की है और फिर मजीद जो 2 लाशें हैं वो बच्चों की हैं। ये डॉक्टरों का कहना है कि 3 से 4 दिन पुरानी है। जब ये खबर वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला तक पहुंची तो उन दोनों ने इस खबर को सुना और फौरन से एक्शन लिया। उनके एक्शन पर चंद घंटों में कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर तफ्तीश की गई और तफ्तीश में जो कुछ उसने बताया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ सवालात आपके जहन में होंगे कि ये कातिल कौन है, आखिर इसका खातून के साथ क्या ताल्लुक है या क्या वजह हो सकती है, बच्चों को क्यों मारा, अकेले ने मारा या साथ में कोई और साथी भी शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि ये लाशें कुछ दिन पुरानी हैं, तो फैमिली वाले उतने दिन कहाँ थे, हकीकत क्या है। पूरी तफसीलात जानने के लिए कहानी के थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कराची में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और फैमिली भी कराची की ही रिहायशी है। मुख्तार एक गैर जिम्मेदार शख्स था, घर के अखराजात पूरे नहीं करता था, अक्सर रातें घर से बाहर भी गुजारता था और इन्हीं बातों पर मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा होता था और मुख्तार अक्सर अपनी बीवी अनीला को मारता था। जिस गली में ये लोग रहते थे, जिस मोहल्ले में रहते थे, उसी गली में एक और आदमी भी रहता था जिसका इस केस में खास किरदार है, यूं कहिए कि मेन किरदार है और इसका नाम है मसरूर। अब ये मसरूर है कौन? मसरूर एक शादीशुदा आदमी था और शादी के बाद इसके बच्चे भी थे और इसके माली हालात भी काफ़ी ठीक थे। मसरूर को अनीला के घर के हालात का भी पता था और उसे ये भी पता था कि इस खातून को इसका शौहर पैसों की वजह से अक्सर मारता है, क्योंकि अनीला अक्सर अपने दुख दर्द मसरूर के घर जाकर उसके घर वालों से शेयर करती थी और फिर वो कभी कभार तो उसे कुछ पैसे भी दे देता था और कभी कभी बच्चों को खर्चा पानी अलग से भी भिजवा देता था। अब उस वक्त ये खुदा तरसी में करता था और ये रिश्ते में अनीला का भाई बना हुआ था। शौहर को कुछ शक सा हुआ कि अनीला आप मुझसे लड़ती झगड़ती नहीं है, कहती नहीं है कि तुम काम पर जाओ या कहाँ से आए हो, कहाँ पर जा रहे हो, कोई ख़ास टेंशन नहीं लेती, बल्कि खुश रहती है और हर वक्त फ़ोन पर बातें करती रहती है। वो महसूस करने लगा कि कहीं ना कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं है जिसकी वजह से ये खुश है। अब इस बात पर वो उसे खूब मारता और कहता कि बताओ किसके साथ चक्कर है तुम्हारा, और बात बात पर मारता था। घर के हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि अनीला ने 2-2.5 साल पहले यानी कि 2023 में अदालत के जरिए से अपने शौहर मुख्तार से खुला ले ली और अपने बच्चे लेकर अपने भाई के घर चली गई और वहाँ पर रहने लगी। कुछ दिन तो भाई ने सब्र किया। इसके बाद भाई ने कहा कि बहन जी अपने बच्चे लो और चलो यहाँ से, मैं तुम्हारे बच्चे नहीं पाल सकता, नौकरी करके अपने बच्चे पालो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने पैदा किए हैं। और फिर बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। मजबूरन अनीला ने किराए का कच्चा सा घर देखा क्योंकि कोई आमदनी का जरिया तो उसके पास है नहीं था। अब जब वहाँ पर रहना था तो किरायादारी कवायद
करवाना लाजमी था। किरायादारी कवायफ करवाने के लिए ID कार्ड अनीला के पास नहीं था। परेशान होकर उसने मसरूर को कॉल की। मसरूर से कहा कि आपको पता है कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया है। ID कार्ड अब है नहीं और मकान वाले कहते हैं कि जब तक ID कार्ड और किराएदारी का कवायफनामा नहीं होता हम आपको मकान नहीं देंगे। आपने बड़े एहसान किए हैं हम पर, एक और कर दें। ID कार्ड चाहिए आपका, आप अपना ID कार्ड दे दें। मसरूर ने कहा कि मैं आता हूँ। मसरूर आया। उसके ID कार्ड के CNIC नंबर के मुताबिक किरायादारी कवायफनामा दर्ज किया गया और फिर अनीला अपने बच्चों को लेकर उस मकान में रहने लगी। मसरूर का अब इस घर में आना जाना लगा रहता था। मसरूर क्योंकि घर आता था तो इसलिए बातचीत भी यकीनन होती थी और इसी तरह से वक्त गुजरता गया। बदकिस्मती से पहले जो भाई बना हुआ था अब वो इस आने जाने के चक्कर में आशिक बन गया और ये सिलसिला, ये रिलेशन 1.5 साल तक चला। 30 दिसंबर की रात को मसरूर अनीला को लेकर बाहर चला जाता है मोटरसाइकिल पर। किस काम से वो काम क्या है, किस काम से गया, ये मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताऊंगी ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। जैसे ही यहाँ से निकला तो बाइक को मोड़ा माइकुलाची के इलाके की तरफ और वहाँ जाकर जो सुनसान एरिया था ब्रेक लगाई, बाइक एक तरफ खड़ी की, एकदम से तेज धार आला निकाला जो पहले से छुपा रखा था और फौरन वार कर दिया अनीला पर। अनीला पहले वार में ही जमीन पर ढेर हो गई। अनीला को उठाया और बिल्कुल पास वाले गटर के अंदर फेंक दिया और खुद वापस बाइक पर बैठा और सीधा अनीला के घर आया। बच्चों से कहा कि चलो मामा के पास, उन्होंने भेजा है कि तीनों बच्चों को लेकर आओ। अब ये जो बच्चे हैं इनमें सबसे बड़ी बेटी है और उसका नाम किश्वर ज़ाहिरा है और उसकी उम्र 16 साल है। दूसरे नंबर पर कोनैन अली है और ये 14 साल का बेटा है और तीसरे नंबर पर आता है मोहम्मद हसनैन, बेटा है और इसकी उम्र 10 साल है। कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं। तीनों बच्चों को बाइक पर बिठा लिया, उसी सेम जगह पर ले गया जो सुनसान इलाका था। अब ये जो आला था तेज धार जिससे अनीला पर वार किया था, उस आले को यहीं पर छुपा कर गया था जाते हुए। तो जब बच्चों को नीचे उतारा तो उस जगह से आला उठाया और जल्दी जल्दी वार पे वार किए तीनों बच्चों पर और तीनों बच्चे जमीन पर ढेर हो गए। चंद सेकंड में अनीला की लाश के ऊपर कुछ पत्थर फेंके, फिर बेटी की लाश फेंकी, फिर कुछ पत्थर फेंके और फिर बेटों की लाशें फेंकी, फिर कुछ पत्थर फेंके और एंड पर ऊपर एक कंबल लाया हुआ था वो साथ, उसको फेंक दिया ताकि किसी की नज़र न पड़े और वहाँ से फरार हो गया इस तसल्ली के साथ कि चलो अब किसको पता चलना है मेरा कि मैंने ये काम किया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये इलाका थोड़ा सा सुनसान था क्योंकि ये कराची का रिहायशी था तो इसको ये सब पता था कि यहाँ पर सुनसान रास्ता है, अंधेरा है, आराम से काम हो जाएगा, इसलिए इसने इस जगह का इंतखाब किया था। अब 3 दिन तक ये लाशें गटर में पड़ी रहीं पत्थरों के साथ। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी जो तीसरा दिन था तब दोपहर के वक्त राहगीर ने देखा था एक हाथ जो गटर से बाहर निकला हुआ था, जो मैं आपको शुरू में तफसील से बता चुकी हूँ। क्योंकि लाशें बहुत पुरानी थीं, 3-4 दिन पुरानी थी, फिर गटर के अंदर पड़ी हुई थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, नाकाबिले शिनाख्त थी। पुलिस ने अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज किया क्योंकि ये 4 कत्लों का मामला था। अब आहिस्ता आहिस्ता पूछते गीछते तस्वीरें दिखाते दिखाते पुलिस फैमिली तक पहुंच गई। फैमिली को ट्रेस कर लिया, कॉल की, थाने बुलाया और पूरी की पूरी बात बताने के बाद इनका पोस्टमार्टम क्योंकि पहले हो चुका था, पुलिस ने भाइयों से पूछा कि भाई तुम लोगों को 4 दिन हो गए, ये लोग घर नहीं आए, कोई अता पता नहीं, तुम लोगों ने राब्ता नहीं किया, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। भाइयों ने कहा कि ये हमसे झगड़ा करके अलग रही थी किराए के एक मकान में अपने बच्चों के साथ। शौहर से इसने तलाक ले ली थी, ना हम इसके घर जाते हैं ना ये हमारे घर आती है, हमारी तो बनती नहीं, हमें क्या पता कि इसे किसने कत्ल किया है और किसने नहीं, ये जाने इसका घर जाने, हम नहीं मिलते थे इससे। पुलिस ने कहा कि नंबर 2 बहन का, फिर पुलिस को नंबर दिया और पुलिस ने इसका नंबर जो है वो CDR में दिया। तो CDR जब निकली तो मालूम हुआ कि एक नंबर तो ऐसा है जो दिन में 20 कॉलें करता है। ये कौन है? शौहर ने तो छोड़ दिया था, तो वो नंबर निकला मसरूर का। पुलिस ने पहली रेड मसरूर के घर की और हथकड़ी लगा कर ले आए थाने में। उसकी तफ्तीश का आगाज हुआ और उसने बताया कि मैं और अनीला पिछले 1.5 साल से एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में थे। मैं उसे बहुत चाहता था और ये भी मुझे बहुत चाहती थी और इसी चक्कर में मैं इसके बच्चों का भी ख्याल रखता था। कुछ अर्सा पहले उसने काला जादू करना शुरू कर दिया था। मुझे काले जादू से बहुत डर लगता है। मैंने मना किया, वो नहीं बाज आई, मैंने समझाया, वो नहीं बाज आई। मैं तंग आ चुका था इसकी इस
کالے جادو والی حرکت سے۔ جیسے ہی میں گھر آتا تھا میرا سر بھاری ہو جاتا تھا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا تھا اور مجھے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، خوف آتا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ اس کو بتایا، یہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ میں نے اس کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا کیونکہ بات تو مان نہیں رہی تھی، طبیعت خراب رہتی تھی میری۔ میں نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ جب میں نے آنا جانا چھوڑ دیا تو پھر میرے ہی گھر میں میرے ساتھ ایسے ہونے لگا۔ میں نے کہا انیلا میرے گھر پر بھی مجھے خوف آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، میں بہت ڈرتا ہوں۔ آگے سے انیلا نے کیا کہا؟ انیلا کہتی ہے کہ میں تم پر کالا جادو کر رہی ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے، تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اب میں تمہیں مسرور وہاں تک پہنچاؤں گی جہاں جا کر تم موت مانگو گے، لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی، صرف اذیت ملے گی۔ یہ میرا عمل ہے تمہارے اوپر کالے جادو کا۔ اب میں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی، اس نے میرے اوپر یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر میں نے وہ پہلا دن تھا جب اس سے نفرت شروع کی۔ 30 دسمبر کو مجھے کہنے لگی مسرور میں نے ایک بہت ضروری عمل کرنا ہے، کسی سنسان جگہ پر جہاں شور شرابہ نہ ہو تو تم مجھے لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ اچھا میں لے جاتا ہوں۔ میں اس کو موٹر سائیکل پر مائکولاچی کے علاقے میں لے گیا، وہی سنسان علاقہ تھا۔ وہاں جا کر اس نے کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں 5 منٹ کا عمل ہے وہ کر لوں۔ یہ جیسے ہی اپنا کام شروع کرتی ہے، میں نے فوراً سے جو میں نے تیاری کی تھی اپنے تیز دھار آلے کو نکالا اور اس پر وار کیا، نیچے گری اور مر گئی۔ پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچوں کو کیوں مارا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے انیلا کو موٹر سائیکل پر لے کر گیا تھا تو اس کے بچوں نے دیکھا تھا، یہ بتا کے آئی تھی کہ میں مسرور کے ساتھ جا رہی ہوں۔ رات کو جب انیلا گھر نہیں جائے گی تو بچے تو چیخیں گے کہ ہماری ماں کہاں گئی، سب پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ مسرور انکل کے ساتھ گئی تھی، پھر تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے میں نے کہا بچوں کا قصہ بھی تمام کروں۔ پھر میں وہاں سے گھر آیا، میں نے بچوں کو لیا، میں نے کہا تمہاری ماما بلا رہی ہیں، چلو ذرا ماما کے پاس۔ بچے ہنسی خوشی آ گئے کیونکہ میں ان کے گھر آتا جاتا تھا بہت زیادہ، وہ فرینک تھے۔ تینوں بچوں کو میں نے بائک پر بٹھایا اور لا کر اسی آلے سے جو میں وہاں چھپا کر گیا تھا ان کو مارا اور گٹر میں ان چاروں کی لاشیں پھینک دیں، اوپر کمبل پھینک دیا۔ اور پھر میں نے دلی اطمینان لیا کہ اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ نہ مجھے کسی نے دیکھا تھا وہاں پر اور نہ ہی وہاں پر کوئی موجود تھا۔ ناظرین، یہ کیس ہمیں ایک واضح پیغام دیتا ہے، غلط راستے وقتی سکون تو دے سکتے ہیں مگر انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ حرام رشتوں میں نہ سکون ہے، نہ حفاظت، نہ مستقبل، بلکہ صرف خوف، بدنامی اور موت۔ ایک عورت نے غلط فیصلہ کیا، ایک مرد نے درندگی کا راستہ چنا اور قیمت 4 معصوم جانوں نے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو امن دے، ہر رشتے کو حلال دائرے میں رکھے اور ہمیں اتنی عقل اور ہمت عطا فرمائے کہ ہمیں ہر مشکل وقت میں بھی غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سبق آموز لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ شاید کسی ایک زندگی کو برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔